हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये एक केस स्टडी की यूट्यूब सीरीज है जिसके अंदर हम केस स्टडी चैप्टर जो आपके स्टडी मैट में दिया गया है, चैप्टर नंबर 13 केस स्टडी, इसमें 19 केस स्टडी है और 19 की 19 केस स्टडी को हमने इन यूट्यूब सीरीज के अंदर कवर किया है डिटेल के अंदर और आज है इसका ये लास्ट लेक्चर। 16 केस स्टडी तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो से जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर डल चुकी है और चाहे तो यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 यानी केस स्टडी नंबर 17 से भी पूरा समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट शुरू से इस YouTube वीडियो सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं वो तो इसे देखना कंटिन्यू करते ही रहेंगे। तो 16 केस स्टडी यहां पर हम कर चुके हैं और 16 केस स्टडी कर लेने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि केस स्टडी के क्वेश्चन मतलब है रियल लाइफ प्रॉब्लम। एग्जाम में क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे घबराने का बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले पढ़नी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर मन ही मन सोचना है कि किस चैप्टर का कौन से वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस केस स्टडी के क्वेश्चन को आंसर करने में। दूसरी बात सोचनी है क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कई बार ऐसा देखा गया है क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और स्टूडेंट आंसर में कुछ और लिख रहा है, ऐसे में नंबर नहीं मिलने वाले। आंसर बल्कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट और पैराग्राफ अगर है तो मैक्सिमम 3 से 4 लाइन के पैराग्राफ। क्वेश्चन बोले इवैल्यूएट, इसका मतलब है हमें एनालाइज करना है जो कंपनी ने काम किया वो फायदेमंद रहा कि नहीं रहा। आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना है, अब आइडेंटिफाई कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज सेकेंडरी यानी कि सपोर्ट एक्टिविटीज में आती हैं। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार से करना है। आज है हमारा केस स्टडी नंबर 17। केस स्टडी नंबर 16 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो स्टडी मैट निकाल लीजिए और केस स्टडी नंबर 17 पे आ जाइए। पेज नंबर है आपका 13.69 आपका केस स्टडी पेज नंबर पर है और केस स्टडी नंबर है आपका 17। निकाल लीजिए आईसीआई का स्टडी मैट। आईसीआई के स्टडी मैट के अंदर आपको आंसर भी दिए गए हैं, आप चाहें तो उन आंसर्स को एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर इतने लंबे आंसर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना क्वेश्चन ने पूछा है। आईसीआई ने आंसर को इतना इलेबोरेट इसलिए किया होगा ताकि वो स्टूडेंट को डिटेल में समझा सके कि इसको सॉल्व करने के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी और फिर फाइनली इसके अंदर क्वेश्चन का रिप्लाई किया गया होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर हमें टू द पॉइंट जाना है, जो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ उसी का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि हमने सभी के स्टडी क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो आ जाइए अगले पेज पर 13.70। अब देखिए ये खास बात है यहां पर, ये केस स्टडी का क्वेश्चन आपके आईसीआई स्टडी मैट के अंदर 2 पेज में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज उठकर आपके एग्जाम में आ गया तो कम से कम 3-3.5 पेज के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। रीजन इसका ये है कि आईसीआई का जो क्वेश्चन पेपर होता है वहां पर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और लाइंस के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होती है आपके फायदे के लिए, ताकि कोई लाइन अगर आपको अंडरलाइन करनी हो, वहां पे कुछ लिखना हो, कुछ सर्कल करना हो तो आप आराम से कर सके। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा छोटा महीन लिखें और बाद में आपको खुद ही समझ ना आए। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी हो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करने में आसानी हो, अंडरलाइन करने में आसानी हो, इसलिए क्वेश्चन पेपर के अंदर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और लाइंस के बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यह क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आया तो 3-3.5 पेज के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन की लेंथ को देखकर अगर आप घबरा गए हैं इसका मतलब है केस स्टडी के क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है ये आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले पढ़नी चाहिए केस स्टडी के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और इसको बोलते हैं हम रिवर्स रीडिंग टेक्निक। क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो, रिवर्स। Evaluate the strategy adopted by Wings International in becoming a no-frill airline। देखो मैंने पढ़ी पहली रिक्वायरमेंट, यहां से कुछ बातें मुझे समझ में आई। एक तो कंपनी का नाम है विंग्स इंटरनेशनल, दूसरी बात मुझे समझ में आई कि यह कंपनी कुछ एयरलाइन से संबंधित कंपनी है और तीसरी बात स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि जब केस स्टडी के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हम ऐसा पाएंगे कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी इस कंपनी ने लगाई होगी, तो वो उस स्ट्रेटेजी को हमें इवेल्युएट करना है। यानी कि अगर वो फेल हुई तो क्यों फेल हुई, अगर वो सफल हुई तो क्यों सफल हुई। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर समझ गए आप, स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करके उसको इवेल्युएट करना है।
रिक्वायरमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय विंग्स इंटरनेशनल फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। यानी भविष्य में जो प्रोजेक्ट, यानी कि जो काम ये कंपनी करेगी, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी इन्होंने चूज की है उसको आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से मतलब क्या होता है, बताओ उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है। तो आपकी जो ये 2 रिक्वायरमेंट है ना, आपको पता पड़ जाना चाहिए कि ये दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 से है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। कैसे पता लगा? इस वर्ड से, स्ट्रेटेजी वर्ड से मुझे पता लगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ही बताया गया है कि 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है, एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दूसरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो यहां से मुझे पता पड़ गया कि इन दोनों रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होगा। तो कुछ क्लैरिटी मेरे मन में आ गई होगी ना एग्जाम हॉल के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं जी। द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ विंग्स इंटरनेशनल फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द फ्यूचर आउटलुक इन द इंडस्ट्री। भविष्य में जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है वो कैसा परफॉर्म करती है या उसका फ्यूचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेटेजी इन्होंने लगाई है सफल होगी या फेल होगी। रिकमेंड गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट टू पुट इन प्लेस ए कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म that can enable Wings International to take preventive measures to avoid errors in its strategy। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या है कि जो स्ट्रेटेजी भविष्य में लगाने के लिए इस कंपनी ने सोची है वो स्ट्रेटेजी सफल होगी या फेल होगी, ये डिपेंड करता है भविष्य में क्या होने वाला है। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है उस पर डिपेंड करती है वो सफल होगी या स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। तो क्या पूछा सवाल, हमसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट को कुछ गाइडलाइंस दो, मैनेजमेंट को कुछ गाइड करो कि कैसे भविष्य में चेंज होने पर गलती को अवॉइड करने के लिए ये प्रिवेंटिव मेजर ले सके। कुल मिलाकर ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसे कुछ गाइडलाइंस बताओ कि मैनेजमेंट उस गलती के होने से पहले गलती होने वाली है ऐसा समझ जाए और उस गलती को होने से रोक दे। तो हमें क्या बतानी है, ऐसी कुछ गाइडलाइंस। और यहां पर एक शब्द आया है कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। कुछ याद आया? कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के अंदर चैप्टर नंबर 11 में बात की गई है और चैप्टर नंबर 12 क्या है आपका? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल। तो देख रहे हो रिक्वायरमेंट नंबर 3 सीधे चैप्टर नंबर 11 से, पहले 2 रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 से। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4। इन इट्स प्रीवियस वेंचर it took 5 years for Wings International to decide the exit no frill airline operation. To avoid a delay in taking such decision, recommend guidelines to management to put in place a control reporting mechanism that enables Wings International to correct its error and make changes in its operation in a more timely manner। ये क्या बोलता है कि पिछले वेंचर में यानी पिछले काम के अंदर इस कंपनी को 5 साल लगे इस बात को डिसाइड करने में कि इनकी एक पॉलिसी नो फ्रिल एयरलाइन पॉलिसी, नो फ्रिल पॉलिसी, इसको एग्जिट करने में, यानी कि इस पॉलिसी पर अब हम काम नहीं करेंगे, इस बात को डिसाइड करने में इस कंपनी को पहले 5 साल लग गए। तो ये बोलता है कि डिसीजन लेने में भविष्य में डिले ना हो, डिसीजन लेने में भविष्य में डिले ना हो तो मैनेजमेंट को गाइड करो, उनको बताओ कि कैसे वो एक कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करें अपनी कंपनी के अंदर और कैसे गलतियों को ठीक करके तुरंत चेंजेस कर दें। तो देखो कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ये भी इस बात का इंडिकेशन देता है कि रिक्वायरमेंट नंबर 4 भी आपकी चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर से है। तो बात समझ में आई? चारों रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद हमें समझ गए कि पहली 2 रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 से है, आखिरी 2 रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 11 से। अब पढ़ेंगे जी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका पेज नंबर 13.69 पर है। क्वेश्चन 2 पेज का है। अपने टाइम को बचाने के लिए और इफेक्टिवली आपको मेन चीज समझाने के लिए इस क्वेश्चन का क्रक्स मैंने यहां पे लिख लिया है। तो इस क्रक्स के बेसिस पर आपको पूरा क्वेश्चन मैं समझा दूंगा और ये क्वेश्चन एक बार घर पर बैठकर पढ़ लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए पहले तो मैंने वही 2 बातें लिखी हैं। स्ट्रेटेजी वर्ड ने मुझे बताया चैप्टर नंबर 1 और कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म मुझे बताया चैप्टर नंबर 11।
अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या गया है। विंग्स इंटरनेशनल इज ए एयरलाइन ऑपरेटिंग एंटिटी फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये एक कंपनी है जो फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, यानी फ्लाइट्स को उड़ाती है। अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो तो विंग्स इंटरनेशनल मुझे एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अर्लियर मेनली फोकस्ड बिजनेस एंड प्रीमियम सेगमेंट ट्रेवलर्स। देखो जरा, ये कंपनी पहले क्या करती थी? पहले ये कंपनी बिजनेस कस्टमर पे और प्रीमियम कस्टमर पे फोकस करती थी। बिजनेस कस्टमर कौन से होते हैं? वो कस्टमर जो एयर टिकट लेते वक्त प्राइस नहीं देखेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे। क्या जिस सीट पर मैं बैठा हूं वहां पर पैर फैलाने के लिए आगे जगह है? क्या इस टिकट के अंदर खाने पीने का सामान भी ऐड है? हाँ, तो वो देखेंगे फैसिलिटी। क्या जिस जगह मैं बैठूंगा वो जगह साफ सुथरी है? कुछ एयरलाइंस आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर क्लीनलीनेस थोड़ी कम होती है। तो यहां पर एक किन पे करते थे पहले फोकस? बिजनेस एंड प्रीमियम सेगमेंट ट्रेवलर्स। अर्लियर दे ऑफर्ड फुल सर्विस ऑन बोर्ड। पहले कौन सर्विस देते थे? फुल सर्विस। फुल सर्विस में क्या क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ बैगेज बिटवीन फ्लाइट। कोई अगर अपने छोटे गांव से पहले दिल्ली आ रहा है, छोटे शहर से पहले दिल्ली आ रहा है और दिल्ली से घूमने जा रहा है अंडमान निकोबार, तो उसको हो सकता है 2 बार फ्लाइट चेंज करनी पड़े, है ना? तो ऐसे में जब फ्लाइट चेंज करेगा तो उसका बैगेज ऑटोमेटिक, उसका जो बैग है सामान से भरा हुआ, ऑटोमेटिक दूसरी फ्लाइट में पहुंच जाएगा। यह इंक्लूड है फुल सर्विस ऑन बोर्ड के अंदर। दूसरी बात, मोर लेग रूम। देखो, इकोनॉमी क्लास के अंदर कभी अगर आपने ट्रेवल किया होगा तो आपने इस बात को नोट किया होगा, वहां पर आगे पैर फैलाने की जगह थोड़ी कम होती है, लेकिन बिजनेस क्लास के अंदर अच्छी खासी जगह होती है और आराम से खुल के बैठते हैं। इकोनॉमी वाले में थोड़ा सा कंजस्टेड होकर बैठना पड़ता है, ऐसा आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। तीसरी बात, ऑप्शन टू अपग्रेड फ्रॉम इकोनॉमी टू बिजनेस क्लास। इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आपने इकोनॉमी की टिकट ली है तो बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर लो। ध्यान देना, फोकस इनका था बिजनेस कस्टमर पर, है ना, प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर पर। लेकिन कोई अगर इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक करे तो कंपनी क्या मना कर देगी? कंपनी मना नहीं करेगी। ऑफर्ड लिबरल बैगेज अलाउंस। लिबरल बैगेज अलाउंस मतलब एक ट्रेवलर अगर 2 बैग लेकर आए चेक इन के लिए और 1 बैग लेके आए कैबिन के लिए, तो ये उसको अलाउ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आप अकेले अपने शहर से दिल्ली आ रहे हो, आपके पास 2 बड़े बड़े बैग हैं जिसमें आपने अपने कपड़े, अपना लैपटॉप या अपने सामान, लैपटॉप तो नहीं रख पाएंगे, अपने कपड़े, अपने बाकी सब सामान उन 2 बैग में रख दिए, और एक आपने ले लिया हैंड बैग जिसमें आपका लैपटॉप है, फोन है, चार्जर है इसे बोलते हैं हैंड बैग। तो हैंड बैग तो बोलते हैं कैबिन में ले जाओ, जहां पर आप बैठोगे वहां पे ले जाओ हैंड बैग, तो क्योंकि कीमती चीजें इसके अंदर चोरी वोरी होगी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन 2 बैग जिसमें कपड़े खचाखच भरे हुए हैं, 2 बैग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये अलाउ कर रहे थे। अगर आज की डेट में आप जाओगे ना किसी भी एयरलाइंस में, तो 1 बैग अलाउ करते हैं चेक इन के लिए और 1 कैबिन बैग अलाउ। इसका मतलब अगर कोई ज्यादा बैग लेके गया है तो ज्यादा बैग का जो वेट होगा ना, उसके बेस पर उसे कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला कि भाई लिबरल बैगेज अलाउंस है हमारे यहां पर, 2 बैग चेक इन करवा लो, 1 बैग कैबिन में रख लो। इसका एक एडवर्टीजमेंट के अंदर एक टैगलाइन थी। क्या थी टैगलाइन? ग्रैब योर बैग्स दे फ्लाई फ्री। समझे? यानी कि अगर आप 2 बैग लेकर भी फ्लाई कर रहे हो तो आपको बैग का पैसा नहीं देना पड़ेगा, बैग को फ्लाई करने का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी ये कंपनी पहले कर रही थी। फिर हुआ क्या? धीरे धीरे कंपटीशन मार्केट में आ गया। नई नई एयरलाइंस कंपनियां मार्केट में आ गई जिन्होंने बहुत लो फेयर कर दिया और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ये अट्रैक्ट करने लगे, यानी कि बहुत ही कम प्राइस पर ये फ्लाइट सर्विसेज देने लगे इकोनॉमी लेवल पर। अब हुआ क्या कि विंग्स को इससे नुकसान होने लगा, इसका कस्टमर इसके पास से वहां पर रूट होने लगा। अब कोई व्यक्ति अगर दिल्ली से मुंबई एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, रास्ता सिर्फ 1.5-2 घंटे का है, तो ऐसे में वो क्या बोलेगा? ठीक है यार, 2 घंटे की तो बात है, इकोनॉमी क्लास में चलते हैं, 2 घंटे मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में वो बिजनेस क्लास का टिकट नहीं लेगा, वो किसका लेगा? इकोनॉमी क्लास का टिकट लेगा। अपने पैसे बचाएगा ना वो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन क्या चाहता है? वैल्यू फॉर मनी। वो क्या बोलता है? फ्लाइट में रहना मैं थोड़ी चाहता हूं, मैं तो बस फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके दिल्ली से मुंबई पहुंचाना चाहता हूं। तो धीरे धीरे इनके बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगे और इनका बिजनेस डे बाय डे कम होने लगा। तो इस कंपटीशन से लड़ने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, नो फ्रिल पॉलिसी। नो फ्रिल्स पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी क्या बोलती है कि वो सर्विसेज जिसे कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो सर्विसेज जिसे कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ऐसी सर्विसेज को हटा दो। जैसे कस्टमर को ज्यादा लेग रूम नहीं चाहिए, इस सर्विस को हटा दो। कस्टमर को
बैगेज एक ही चाहिए, दो लेके आते ही नहीं है, तो इस सर्विस को हटा दो। तो ये सब काम करने से क्या होगा, कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आएगी और इन्होंने अपना प्राइस कम कर दिया ताकि ये भी इस प्राइस वॉर को जीत सकें। जब दो कंपनियां आपस में प्राइस को लेकर लड़ती हैं तो अक्सर फायदा कस्टमर का ही होता है, कंपनीज को नुकसान होता है। इन लोगों ने भी क्या किया, लास्ट मिनट डील देना स्टार्ट किया। लास्ट मिनट डील मतलब फ्लाइट उड़ने वाली है मगर उसके अंदर फ्लाइट उड़ने वाली है मगर उसके अंदर अभी 10 सीटें खाली पड़ी हैं। अब बताओ क्या करें। बेहतर क्या है, डिस्काउंट पर किसी को सीट दो, उसे बैठाओ, वैसे भी तो खाली जाएगी, कुछ कमाई लोगे। तो इन्होंने इस पॉलिसी को शुरू कर दिया। अब डिस्काउंट किसको देना है किसको नहीं देना है, इसकी पावर दे दी एग्जीक्यूटिव को, ताकि बार बार उसको मैनेजमेंट को फोन ना मिलाना पड़े, सर कस्टमर आ गया, एक सीट खाली है, बताओ क्या प्राइस दूं, ऐसा उसे ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने क्या करा, कितना डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है, ये लेने का डिसीजन का अधिकार किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव को। अब ये काम करते करते इनको हो गए 5 साल। कौन सा काम, कम प्राइस पर अपनी सर्विसेज को देना ताकि प्राइस वॉर से जीता जा सके। 5 साल के बाद इनको महसूस हुआ कि इससे तो कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा। कॉस्ट तो हमारी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है, गवर्नमेंट चार्जेस बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट चार्जेस बढ़ रहे हैं, बट कस्टमर से मिलने वाला रेवेन्यू कम होता जा रहा है। और इन्होंने इस बात को महसूस किया कि कस्टमर को डिस्काउंट देने से एडिशनल रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं होता, यानी कि रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं होता, कोई एडिशनल रेवेन्यू नहीं आता है। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को बंद करेंगे, यानी कम प्राइस पर अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, इसे छोड़ देंगे। 5 साल बाद इनको ये बात समझ में आई और अब ये चाहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना। बेसिकली ये चाहते हैं कि हम प्राइस अच्छा खासा लेंगे, प्रॉफिट उसमें अच्छा खासा होगा, लेकिन हम अपने कस्टमर को सर्विस देंगे, अपने कस्टमर को क्वालिटी देंगे। इन्होंने एक स्टार्ट किया हब स्पोक फैसिलिटी। ये क्या चाहते हैं, हब स्पोक फैसिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे शहरों से ना मल्टीपल फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग और एक सेंट्रल प्लेस पर उसको लेके आते हैं। जैसे मान लो कोई छोटे शहर में रहता है, किसी गांव में रहता है, मान लो कोई राजस्थान के किसी छोटे से गांव में रहता है और मान लो वो घूमना चाहता है अंडमान निकोबार। अब क्या करे, वो बड़ी समस्या है। तो इन्होंने क्या करा कि छोटे छोटे शहरों में अपनी एयरलाइन सर्विसेज अवेलेबल करवा दी कि भाई आपको वहां से पिकअप करेंगे और दिल्ली में लेकर आएंगे और दिल्ली से फिर अंडमान निकोबार, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अंडमान निकोबार। तो इन्होंने ये सर्विसेज को प्रोवाइड किया ताकि जगह जगह से कस्टमर्स को लेकर आए और एक सेंट्रल एयरपोर्ट पर लेकर आने के बाद उनको जहां जाना है वहां पहुंचा दें। इसको बोलते हैं हब स्पोक फैसिलिटी। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि उनका ये डिसीजन गेम चेंजर बन जाएगा, यानी कंपनी की स्थिति को पलटकर रख देगा। तो ये है इस पूरी केस स्टडी का कंक्लूजन, क्रक्स। बात समझ में आई? अब बताइए, क्या आप 4 रिक्वायरमेंट का आंसर दे सकते हैं? चलिए भाई, रिक्वायरमेंट नंबर 1, इवैल्यूएट करना स्ट्रेटेजी। बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी कंपनी ने इंप्लीमेंट कर रखी थी। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, कंपनी ने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रखी थी। कैसे कर रखी थी इंप्लीमेंट? 1 सीट 1 कैबिन बैगेज अलाउंस, 1 चेक इन अलाउंस, बैगेज अलाउंस को रिड्यूस कर दिया, ऑनलाइन टिकट फैसिलिटी दे दी, टिकट बुक कराओ ऑनलाइन, चीपर टिकट दे दी, डिस्काउंट दे दिया। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि कंपनी ने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रखी थी। अब हमें करना है इसको इवैल्यूएट, और ये क्या हुई है, ये हुई है फेल। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी डिड नॉट वर्क ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो ये फेल क्यों हुई, हमें ये बताना है। सबसे पहला है ह्यूज प्राइस वॉर। देखो प्राइस वॉर मतलब होता है अपने प्राइस को कम कर दो। प्राइस को तो कम कर लिया आपने, लेकिन कॉस्ट को तो कम नहीं कर सकते ना। तो प्राइस वॉर जब बड़े लंबे समय तक चलती है तो कंपनी को नुकसान ही होता है। देखो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, तो बात समझ में आती है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, रिलायंस जियो का। जियो ने जब जियो फाइबर इंटरनेट को लॉन्च किया, 4G सर्विसेज 5G सर्विसेज को जब लॉन्च किया, तो इन्होंने लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया। इन्होंने एक ऐसे प्राइस पर कस्टमर को माल बेचा जिस पर इनको लॉस हो रहा था। लेकिन ध्यान देना, ये जानते थे कि इस स्ट्रेटेजी को लंबे समय फॉलो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल 1.25 साल के अंदर ही एयरटेल आइडिया कंपनियां उखड़ जाएंगी। ये इस बात को जानते थे। तो इन्होंने शुरू में रखी लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी,
कम प्राइस पर इवन फ्री में भी इन्होंने 4G इंटरनेट सर्विसेज कस्टमर को अवेलेबल कराई। मैंने खुद भी जियो फाइबर इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है और करीबन 1 साल तक मैंने इंटरनेट का कोई पैसा दिया ही नहीं इस कंपनी को, इस कंपनी ने मुझसे पैसा मांगा ही नहीं। अब सोचो 4G इंटरनेट सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में मुझे मिल रही है, मैं क्यों नहीं लूंगा। अब इससे हुआ क्या कि कस्टमर धीरे धीरे एयरटेल आइडिया से इनके यहां पर शिफ्ट हो गया। वो दे रहे थे 2G और 3G सर्विसेज, ये दे रहे थे सीधे 4G। वो प्राइस चार्ज कर रहे थे, ये फ्री में दे रहे थे, कस्टमर यहां पर आ गया। 1 सवा साल के अंदर एयरटेल आइडिया कंपनी की हालत खराब हो गई। अब एयरटेल आइडिया कंपनी 4G सर्विसेज को लगा नहीं सकते। रीजन यह है कि 4G सर्विसेज को लगाने के लिए उसे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा और 2G 3G में ऑलरेडी वो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, तो पैसा है कहां। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ना कि प्राइस वॉर करें, तो प्राइस वॉर भी एक लिमिटेड टाइम तक ही बेहतर रहता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अगर कोई कंपनी सिर्फ प्राइस वॉर के दम पर ही आगे बढ़ना चाहे, एक टाइम बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। वही इसके कंपनी के साथ हुआ, 5 साल तक प्राइस वॉर, कॉस्ट तो बढ़ रही है ना, कितना प्राइस वॉर करोगे। लास्ट में क्या हुआ, कंपनी को बात समझ में आ गई कि नुकसान हो रहा है इससे। तो दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको अर्जेंटली मुंबई जाना हो, मान लो अर्जेंटली आपके पास फोन आया, मान लीजिए आपके सीए फर्म से, उन्होंने बोला यार तुरंत ना मुंबई में चले जाओ, एक क्लाइंट से मीटिंग करनी है। अब आप बताओ, फ्लाइट से आपको जाना है, क्लाइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी फीस दे रहा है, तो क्या आप फ्लाइट की टिकट देखोगे कितने की मिलती है। आप तो ज्यादा प्राइस दोगे, बल्कि भाई अगर 10 दिन पहले बुक करता तो 8,000 की मिलती, आज तुरंत लूंगा तो 15-20 हजार की मिलेगी, तब भी क्या बोलोगे आप तो टिकट दे दो। तो ये एयरलाइन कंपनी ने क्या था प्लस पॉइंट, इस कंपनी ने प्राइस वॉर में उतर के उसे खराब कर दिया। कस्टमर ज्यादा देना चाहता है और ये कम ले रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, हमारी 10 सीटें तो खाली पड़ी हैं, 8,000 की नहीं 4,000 की दूंगा। अब बताओ, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारकर कौन सी कंपनी आगे बढ़ गई। तो ये स्ट्रेटजी इनके लिए बेकार साबित हुई। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही थी, एयरपोर्ट चार्जेस, ओवरहेड कॉस्ट है ना, सैलरी, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है, फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक प्राइस वॉर करने में कंपनियां सफल नहीं हो सकती। तो ये 3 बड़े कारण थे जिनकी वजह से लो कॉस्ट स्ट्रेटजी यानी प्राइस वॉर में ये कंपनी सफल नहीं हो पाई। लंबे समय तक प्राइस वॉर करने पर कंपनी सफल नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई। हमें पहचानना है कि कंपनी अब भविष्य में कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहती है। तो देखो, जवाब तो आपके मन में आ गया है, इस स्ट्रेटजी का नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि हम प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी देंगे कि कस्टमर को विंग्स एयरलाइन की फ्लाइट से उड़ने में अलग आनंद आएगा। मतलब लेग रूम होगा, स्पेस होगा वहां पर, जब फ्लाइट रास्ते में उड़ रही होगी तो खाने पीने का आइटम प्राइस में जुड़ा हुआ होगा, अच्छी कूलिंग होगी, है ना, फ्लाइट के अंदर अच्छी कूलिंग होगी और बैठने का जो अरेंजमेंट है प्रॉपर होगा, क्लीनलीनेस होगी। विंडो सीट पे बैठने के लिए हल्के से एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सब तरीके क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी इस कंपनी ने अब फोकस किया है कि हम प्राइस पर नहीं, क्वालिटी पर लड़ेंगे। हम ऐसी क्वालिटी देंगे कि कॉम्पिटिटर की हालत खराब हो जाए, क्योंकि अगर कस्टमर ने क्वालिटी को चूज कर लिया तो कम प्राइस पर वो कंपनी ये क्वालिटी नहीं दे सकती, तो एक टाइम बाद वो कंपनी खत्म होना तय है। तो ये था इसका जवाब, लिखा आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी। तो अगर मैं लॉजिकली जाऊं तो आंसर तो बस इतना ही है कि कंपनी ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है फ्यूचर के लिए। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख देना। कुछ तरीकों से ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बन जाएगी। तरीके क्या क्या है, सबसे पहला है प्रोवाइडिंग फुल सर्विस, सब कुछ दो उसको, फ्लाइट में उसको खाने पीने के लिए आइटम दो, बेटर सिटिंग अरेंजमेंट दो, उसको बैगेज अलाउंस दो। दूसरा, यूजिंग हब स्पोक फैसिलिटी, वही कहीं से भी आओ, किसी भी छोटे शहर से आओ तो इनके फ्लाइट वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, कस्टमर को वहीं पकड़ लो। अब कस्टमर ने वहीं टिकट की बुकिंग करा ली तो मेन एयरपोर्ट में आने के बाद कोई और कंपनी की फ्लाइट दिखेगी तब भी ये टिकट नहीं ले सकता। तीसरा, ऑफरिंग वैकेशन पैकेज, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग होटल से, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन से वहां से क्या कर लो, एग्रीमेंट कर लो कि हम आपको कम कॉस्ट पर लाके देंगे क्लाइंट, और क्या होगा, इनको मिलेगा अपना बिजनेस और होटल को मिलेगा अपना बिजनेस। और कस्टमर को क्या फायदा होगा, जब 2 कंपनियां एक साथ उसको माल बेचना चाहती है ना तो कस्टमर को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे टीचिंग में कॉम्बो होता है। चौथा पॉइंट है स्पेशल कस्टमर केयर सर्विस। भाई स्पेशल कस्टमर केयर सर्विस, इस बात को इंश्योर करो कि कभी भी कोई कस्टमर आपके सर्विसेज को ले रहा है और उसकी कोई कंप्लेंट हो तो तुरंत रिजॉल्व हो, उसको वेट ना करना पड़े। सुपीरियर क्वालिटी, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, इनोवेशन,
नई नई चीजें लेके आते रहो। रिक्वायरमेंट नंबर 3, अच्छा बीच में कंपनी का नाम मुझे भी ध्यान आ रहा था, मैं क्या नाम था कंपनी का, स्पाइस जेट। ये हर साल में 2 साल में एक बार किसी एक दिन, या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी, किसी एक दिन ये फ्लाइट ऑफर करती है 1 रुपए में। कितने रुपए में? 1 रुपए में। ये बेसिकली क्या है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपने आप को पॉपुलराइज करने की। रिक्वायरमेंट नंबर 3, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है अपने आप को मार्केट करने की। रिक्वायरमेंट नंबर 3, हमें क्या बताना है? गाइडलाइंस, ताकि भविष्य के अंदर कंट्रोल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अच्छा हो और गलतियों को ये अवॉइड कर सकें। तो चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। 2 तरीके के कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, एक का नाम है फीडबैक रिपोर्टिंग सिस्टम, एक का नाम है फीड फॉरवर्ड। फीडबैक क्या होता है? गलती हो जाने के बाद गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसे बोलते हैं फीडबैक रिपोर्टिंग सिस्टम। फीड फॉरवर्ड क्या होता है? गलती होने वाली है इस बात का अनुमान लगाते ही पहले से एक्शन ले लेते हैं ताकि गलती ना हो। जैसे मान लीजिए किसी घर में छोटा बच्चा और वो गिरने वाला है, तो पहले पकड़ लो भैया उसको, गिर ना जाए। तो इसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड सिस्टम। तो आप बताओ कौन सा सिस्टम इस कंपनी को इंप्लीमेंट करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है फीड फॉरवर्ड रिपोर्टिंग सिस्टम। यानी कंपनी को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि जो फैसिलिटीज हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं उससे हमें फायदा हो भी रहा है। अच्छा, ऐसा करने के लिए इन्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। अब इन्हें क्या दे रहे हैं हम? गाइडलाइंस, कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है डू डिटेल्ड एनालिसिस। वो वाली बात है, ऑब्जर्व करो, डिटेल्ड एनालिसिस करो, चेक करो कि जो सर्विसेज कस्टमर को आप दे रहे हो कस्टमर उसे किस सेंस में ले रहा है। कभी कभी ज्यादा डिस्काउंट देने पर कस्टमर आपके माल को चीप मानकर बेकार मान लेता है, और ऐसे में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकता है। तो कंपनी को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को। दूसरी बात, डायनेमिक रिपोर्टिंग सिस्टम। इंश्योर करो कि गवर्नमेंट के नए चार्जेस, नए रूल्स रेगुलेशन, नई पॉलिसीज आपको पता हो। रिपोर्टिंग हो सके तो वीकली बेसिस पे करवा लो, ताकि कोई भी रिसेंट अपडेट आपसे अछूता ना रहे, आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, तुरंत एक नई पॉलिसी बनाकर इंप्लीमेंट कर सको। तीसरी बात, हर व्यक्ति के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। मुझे क्या करना है, उसे क्या करना है ना? मेरी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, हर किसी को पता होना चाहिए, तभी ये कंपनी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। अगला पॉइंट है रेगुलरली कलेक्ट चेंज इन इनपुट। ध्यान देना, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल प्राइस, पेट्रोल का दाम तो आप जानते ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे में इस कंपनी को भी उसके ऊपर एक नजर रखनी पड़ेगी। अगर ज्यादा ऊपर हो गया तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और ज्यादा नीचे आ गया तो प्राइस घटा दो थोड़े से। अगला पॉइंट है स्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसको पता होना चाहिए कि किस काम को करने से अगले काम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर आपने प्राइस को हाई रख दिया तो इससे कस्टमर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कस्टमर टिकट बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपने लेग रूम, लेग स्पेस ज्यादा दे दिया है तो कस्टमर पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन सब बातों को, इन सब सीक्वेंस को आपस में एनालाइज करते रहो, तो इससे क्या होगा, आपको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा और आप पहले से एक्शन ले लोगे। जैसे आपको मालूम पड़ गया कि ज्यादा प्राइस रखने से कस्टमर हमें बाइकआउट कर रहा है, तो भैया प्राइस थोड़े कम कर दो। तो ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 3। अब आ जाओ रिक्वायरमेंट नंबर 4। पहले 5 साल लगे इस बात को डिसाइड करने के अंदर कि लो कॉस्ट स्ट्रेटजी बेकार है। दोबारा से 5 साल ना लगे कोई डिसीजन लेने में, इसके लिए गाइडलाइंस दो, तो ले लो गाइडलाइंस। सबसे पहली गाइडलाइन है डिफाइन डिसीजन मेकिंग पावर। हर व्यक्ति को कितना अधिकार है कौन सा डिसीजन लेने का, इसके बारे में बता दो। अगर कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, टिकट प्राइस कितना कम कर सकते हो उसको बता दो। उसे कुछ रेट चार्ट टाइप दे दो ताकि वो देख पाए। इससे गलतियों के चांसेस कम होंगे और तुरंत चीजों को वो ऑब्जर्व करेगा, कस्टमर से फीडबैक लेगा। और अगली बात जो है वो क्या है, फीडबैक 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 फीडबैक, यानी कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फीडबैक टू इंक्लूड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। कस्टमर से पूछो कि भैया आपको ये लेग रूम वाला स्पेस अच्छा लगा, आपको क्या कमी लगी, उनसे फीडबैक रिपोर्ट लो। हर चीज के बारे में फीडबैक लो, कस्टमर के प्रेफरेंस के बारे में, ट्रेवलिंग प्रेफरेंस के बारे में। तुम आजकल एक कल्चर नोट कर रहे होगे कि आजकल लोग ज्यादा घूमने में यकीन रखने लगे हैं। आजकल लोग ट्रैवलिंग को भी एज ए प्रोफेशन लेने लगे हैं कि मैंने यहां ट्रैवल किया, मैंने यहां ट्रैवल किया, मैंने यहां ट्रैवल किया। यूट्यूब पर वीडियोस बना बना के डालते हैं, इसको भी एज ए प्रोफेशन लेने लगे हैं। इससे होता क्या है, जो होटल के ओनर्स होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे होटल में आओ, सारा खर्चा आपका हम उठाएंगे, हमारे होटल को अपनी वीडियोस में रिकमेंड करो। तो उनको फायदा होता है, होटल ओनर को फायदा होता है। तो कस्टमर का ट्रैवलिंग प्रेफरेंस चेक करो। वो बार बार घूमने जाता है तो कुछ कार्ड बना के दे दो उसको, कुछ है ना, स्पेसिफिक मेंबरशिप कार्ड।
तो अगली बार वो आप ही के पास आएगा। अगला पॉइंट है फीडबैक टू डिस्क्लोज वेरिएशन। अगर कभी भी कोई गलती हुई, कोई वेरिएशन हुआ, तो उसके ऊपर तुरंत मैनेजमेंट को बात पता लगनी चाहिए। मान लो फ्लाइट को उड़ने में 15 मिनट से ज्यादा की देरी हो गई, तो टॉप मैनेजमेंट को पता पड़ना चाहिए कि देरी हुई है आज, ताकि रीजंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। फीडबैक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फीडबैक देने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। कभी भी आप जाना फ्लाइट के अंदर, तो जब आप उतरोगे ना, तो वहां पर एक फीडबैक काउंटर होता है और वहां पे फीडबैक फॉर्म्स रखे होते हैं। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहें तो आप जाकर वहां फीडबैक दे सकते हैं। लिखा रहता है फीडबैक ऑब्लिक सजेशन इफ एनी, तो आप चाहो तो उसे भरकर ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। तो फीडबैक लेने से ही कंपनी को मालूम पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अभी इंप्लीमेंट कर रखी है ये सफल हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ गया बात को? जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक प्लान बनाया कि अगले 6 महीने में ऐसे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। अब 6 महीने का प्लान तो बना लिया आपने, लेकिन इस प्लान को आपको वीकली बेसिस पर रिव्यू करना चाहिए, वीकली बेसिस पर, ताकि आपको मालूम तो पड़े कि आप प्लान को अचीव भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। प्लान में कुछ कमी है क्या? प्लान ज्यादा मुश्किल तो नहीं बन गया? आपने अनरियलिस्टिक प्लान तो नहीं बना लिया कि 16 घंटे पढ़ूंगा मैं तो रोज? पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको चेक करती रहनी होगी। इसे क्या बोलते हैं हम? फीडबैक। अब क्या है कि अगर आपको पता पड़ गया है कि हाँ भाई, 1 हफ्ते में कर लेने वाले काम को करने में मेरे को 2 हफ्ते लग गए, 1 हफ्ते में कर लेने वाली पढ़ाई को करने में मेरे को 2 हफ्ते लग गए, इसका मतलब है कि प्लान आप टाइम पर अचीव नहीं करने वाले। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको प्लान को रिवाइज करना चाहिए और इस बात को ऑब्जर्व करना चाहिए कि गलती कहां पे हो रही है। इसी को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। गलती होने से पहले, गलती ना हो उसके लिए आपने एक्शन लिया और गलती को होने से रोक दिया। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली केस स्टडी पर। आपको स्टडी मैटर में दिया हुआ आंसर एक बार चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। केस स्टडी नंबर 18, पेज नंबर 13.74। आ जाओ पेज नंबर 13.74। केस स्टडी नंबर 18। अच्छा जी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। अगले पेज पे देखते हैं रिक्वायरमेंट 13.75, 13.76, 2 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट को पढ़ने से पहले आपको फिर से बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो कम से कम 3 पेज में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबरा मत जाना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना, इसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक। इससे आपको पता पड़ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ना किस डायरेक्शन में है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सोचना किस डायरेक्शन में है। तो पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। डिस्कस द ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस हैड ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मैजिकल स्टेज ऑपरेशन। कंपनी का नाम क्या है? मैजिकल स्टेज। ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस, बताओ जरा किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 11, बजटरी कंट्रोल। हमें क्या करना है? ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस को डिस्कस करना है। किस प्रकार से पुराने जमाने में बजट बनाए जाते थे, इस बात के ऊपर डिस्कशन करना है। अगला पॉइंट, एक्सप्लेन द फिलॉसफी बिटवीन ग्रोथ बेस्ड बजट इंस्टीड ऑफ बजट बेस्ड टारगेट। बताओ जरा, ग्रोथ बेस्ड बजट क्या है? बेसिकली ये बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग कहां पर है? चैप्टर नंबर 11, बजटरी कंट्रोल। रिक्वायरमेंट पढ़ के ये बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन कहां से है? बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर से। क्वेश्चन 2 पेज का है, क्वेश्चन को आप पढ़ लेना घर पर। क्वेश्चन का क्रक्स मैंने यहां पे लिखा है। सबसे पहले लिखा है चैप्टर नंबर 11, बजटरी कंट्रोल। कैसे पता पड़ा? रिक्वायरमेंट ने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन का क्रक्स, क्वेश्चन में आखिर है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम है मैजिकल स्टे और ये एक होटल चेन है। इनकी 9 प्रॉपर्टीज हैं, यानी 9 होटल हैं। कहां पर? अलग अलग जगह पूरी वर्ल्ड में, टूरिस्ट प्लेस पर। हर प्रॉपर्टी में 50 रूम है, स्टैंडर्ड साइज के, लग्जरी साइज के। कुल मिलाकर होटल का बिजनेस है। एक कंपनी, 9 प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी में 50 रूम। इस कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। यह कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। यानी बैंकों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा रखा है। यह कंपनी चाहती है 1500 मिलियन का प्रॉफिट साल 2018 में, और चाहती है हर साल यह प्रॉफिट
10% बढ़े हर साल। बट ड्यू टू रिसेशन बिजनेस हैज बीन वोलाटाइल। अच्छा, आज के इस टाइम पर अगर मैं आपको बात करूं तो बताओ जरा, कोरोना से मोस्ट अफेक्टेड बिजनेस कौन सा है? तो आप बोलोगे सर होटल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही कहा आपने, मोस्ट अफेक्टेड। इनके ऊपर इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इस कोरोना बीमारी का कि इनका रेवेन्यू इस साल का तो आधा ही रह सकता है, बल्कि आधे से भी कम। अच्छा मुझे बताओ, जब सिचुएशन ऐसी हो और ऐसे में कोई कंपनी बोले पिछले साल हमने कमाए थे 100 करोड़, इस साल हमें कमाने हैं 110 करोड़, बताओ बजट रियलिस्टिक है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बजट रियलिस्टिक है क्या? आंसर इज नो, बजट रियलिस्टिक नहीं है। करंट मार्केट सिचुएशन बोलती है 110 करोड़ की तो बात छोड़ो, 10 करोड़ कमा लो तो बड़ी बात है। अरे खर्चे निकाल लो तो बड़ी बात है, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस तक पहुंच जाओ तो भी बड़ी बात है। और ऐसे में मैनेजमेंट साहब आप कह रहे हो 110 करोड़? अरे भाई कम से कम सोच के तो बोलो, मार्केट की हालत देखकर तो बोलो। कोरोना का कहर तो सबको मालूम है, और वर्स्ट अफेक्टेड कौन है इससे? होटल इंडस्ट्री। इस कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड है। 9 अलग अलग जगह इस कंपनी के होटल हैं, लेकिन डिसीजन लेने की पावर सेंट्रलाइज्ड है। मतलब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में लिए जाते हैं, जो कि सिंगापुर में है। हाँ, वहां से बैठे बैठे सारे डिसीजन, हाँ जी हाँ, सेंट्रलाइज्ड। और डिसीजन कौन कौन से? कितना रेंट लेना है, कहां से खरीदना है मटेरियल किचन के लिए। अब बताओ सब्जियां कहां से खरीदनी है, कौन बता रहा है? सिंगापुर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में बैठा हुआ टॉप मैनेजमेंट। आपको लगता है सही तरीका है? ये गलत तरीका है। भाई इंडिया के अंदर किस प्राइस पर सब्जी बिक रही है, कौन बता पाएगा? इंडिया के लोग। अच्छा आप मुझे बताओ, जिस प्राइस पर दिल्ली में सब्जी बिकती है और जिस प्राइस पर किसी गांव में या किसी शहर में, छोटे शहर में सब्जी बिकती होगी, क्या आपको लगता है दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा जी, डेफिनेटली होगा। अब ऐसे में सिंगापुर में बैठे बैठे लोग क्या बता रहे हैं? कहां से खरीदना है मटेरियल फॉर किचन। गलत टेक्निक है। इंप्लॉय की हायरिंग करनी है कि नहीं करनी? गलत टेक्निक है। एनुअल बजट हर प्रॉपर्टी का गलत टेक्निक है। वो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में बैठे बैठे बता रहे हैं हाँ भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको कमाना है 50 करोड़, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको कमाना है 60 करोड़, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको कमाना है 70 करोड़। यानी कि बजट भी वो दे रहे हैं। सोचो, आपकी पढ़ाई करने का प्लान मैं दूं, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं आपको, लेकिन एक्चुअल प्लान तो आपको ही बनाना चाहिए। मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे सकता हूं कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, लेकिन एक्चुअल प्लानिंग तो आपको ही करनी चाहिए। तीसरी बात इस क्वेश्चन में बोली गई कि यहां पे टारगेट देने का तरीका क्या है? इम्पोज्ड। यानी कि प्रॉपर्टी के मैनेजर से पूछते नहीं कि इस साल कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू होगा, उसके ऊपर थोप देते हैं कि इस साल आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इस साल आपको इतना रूम ऑक्यूपेंसी रेट करना ही करना है, इस साल आपको इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। और ध्यान दीजिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी टारगेट प्रॉफिट नहीं कमा पाती तो ये लोग वहां से होटल बंद कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। अब बताओ, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहा है उसके मन में कुछ डर रहेगा हमेशा? हाँ जी, हमेशा डर रहेगा। बोलेगा यार टॉप मैनेजमेंट तो बेतुके से बजट हम पे थोप देता है, मार्केट में हालत है खराब, अब ऐसे में उतना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए जितना मैनेजमेंट चाहता है, तो मैनेजमेंट तो होटल बंद कर देगा। अब मैनेजमेंट का क्या जाता है, उसकी तो 9 प्रॉपर्टी है भाई, लेकिन अपनी तो जॉब एक ही है ना, नौकरी चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, इंप्लॉई हमेशा एक डर में जीता है, एक डर में जॉब करता है, और डर में जब वो जॉब करेगा तो आउटपुट में फर्क पड़ेगा। अगला पॉइंट है मंथली वेरिएंस रिपोर्टिंग। इस कंपनी के अंदर वेरिएंस रिपोर्टिंग मंथली बेसिस पे होती है। बताओ भाई सेल्स वेरिएंस कितना है, बताओ भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, बताओ भाई मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 प्रॉपर्टी में से 7 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाई। यानी कि जितना उनको टारगेट दिया गया था प्रॉफिट कमाने का, उतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाए। अब जब प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो क्या हुई होगी? मीटिंग। और मीटिंग जब हुई तो उन 7 प्रॉपर्टी के मैनेजर को पूछा गया कि बताओ दिक्कत कहां पर है। तो उन्होंने दिक्कत को बताने के बाद कुछ बातें बताई, कुछ सजेशन दिए उन्होंने। सजेशन नंबर 1 उन्होंने बोला कि सर हमें कुछ अथॉरिटी तो दो, कस्टमर हमारे पास सामने खड़ा है, हमारे होटल में रूम खाली पड़ा है, हम तब भी उसको कम प्राइस पर रूम नहीं दे पा रहे, क्योंकि रूम का प्राइस क्या रखना है ये आप तय करते हो, तो हमें कुछ अथॉरिटी दो। सजेशन नंबर 1। सजेशन नंबर 2, हमें अथॉरिटी दो कि हम सब्जी कहां से खरीदें, हम आटा कहां से खरीदें, हम पानी कहां से खरीदें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जहां प्रॉपर्टी है वहां पर आने वाले टूरिस्ट को हमें क्या खिलाना चाहिए, उस जगह की क्या स्पेशलिटी है, ये हम जानते हैं।
और जिस प्राइस पर हम खरीद लेंगे ना, आप सिंगापुर में बैठे बैठे नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि हम यहां के लोकल हैं, हम प्राइस जानते हैं। सजेशन नंबर 3, उन्होंने क्या बोला, सर एक रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन स्कीम आप इंप्लीमेंट करो। हर इंप्लॉई हमारे होटल के अंदर डर कर काम करता है, उसके मन में डर रहता है अगर हम टारगेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो आप होटल बंद कर दोगे, हमारी जॉब चली जाएगी। प्रॉफिट के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट मत करो, हमारी परफॉर्मेंस को सर्विस के ऊपर इवैल्यूएट करो। हम कैसा सर्विस देते हैं अपने कस्टमर को, इस बात से जांचो हम अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रॉफिट नहीं होगा अगर मार्केट में रिसेशन है, प्रॉफिट नहीं होगा अगर मार्केट में कोरोना है। अगला सजेशन, अपने मैनेजर्स को अथॉरिटी दो कि कोई भी छोटा मोटा रिपेयर आपसे परमिशन लिए बिना कर लें। सर एक रूम के अंदर एक नल चल नहीं रहा था, उसको ठीक कराने में हमें 1 महीना लगा, क्योंकि हमारे पास आपसे अप्रूवल आई ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, वो रूम हमारा हमेशा क्या रहेगा, अनऑक्यूपाइड, जब तक कि नल ठीक नहीं हो जाता। तो ये 4 सजेशन मैनेजर्स ने मीटिंग में किसको दिए, टॉप मैनेजमेंट को। और आपको जान के खुशी होगी कि टॉप मैनेजमेंट ने सभी डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने दिए ग्रोथ बेस्ड बजट, ग्रोथ बेस्ड बजट इंस्टीड ऑफ नंबर बेस्ड बजट। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि उसके बाद इन्होंने जितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे उतना प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टर खुश हो गया। तो यह है आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर कोरोना के ऊपर केस स्टडी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और कोरोना से मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री जो है वो आपकी होटल इंडस्ट्री है। तो ये जो मैजिकल स्टे वाला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये क्वेश्चन या कोई और सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ध्यान रखना मेरी इस बात को। अच्छा, एक बताऊं आपको बात, ग्रोथ बेस्ड बजट और नंबर बेस्ड बजट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, नंबर बेस्ड बजट होता है, मैंने आपको बोला कॉस्टिंग में 95 नंबर लाने हैं। ये क्या है, नंबर बेस्ड बजट। आपने सोचा सर आज तक तो मेरे 60 के ऊपर आए नहीं, कभी 65 भी कभी नहीं आए, सीधे 95, मैं तो नहीं ला पाऊंगा। आप क्या हो गए, डिमोटिवेट। फिर मैंने बोला 95 नहीं, आपको 20% एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आने एज कंपेयर टू योर परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस पीरियड। अब बताओ, अब आपको लगा कि हाँ अब कुछ रियलिस्टिक है, 60 नंबर पहले मेरे आए थे, 60 में 20% यानी 12 नंबर, यानी 72 नंबर लेके आने। अब कुछ बनी बात। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ बेस्ड बजट, और एक होता है नंबर बेस्ड बजट। आज के इस मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर नंबर बेस्ड बजट को लोग बेकार मानने लग गए हैं। वो बोलते हैं टारगेट मत दो हमें, इतना बनाना है, इतना कमाना है, इतना बेचना है, ये मैं बताओ हमारे को। आप ये बताओ कितना ग्रो करना है। पिछले साल हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट आपको कमा के देता, आप बस ये बताओ कितना ग्रो करना है। 5%, 10%, 20% हम ग्रो करेंगे, लेकिन प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये बता दो कि अगर ये सिचुएशन लास्ट ईयर सेम होती तो हम कितना प्रॉफिट कमाते। जितना प्रॉफिट हम लास्ट ईयर कमाते उससे ज्यादा हम आपको कमा के दिखा देंगे, हम आपको ग्रो करके दिखा देंगे। इसे बोलते हैं ग्रोथ बेस्ड बजट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और उसका आंसर। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या था, डिस्कस करो ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस हैड ए नेगेटिव इंपैक्ट। तो पक्की बात है, पुराने जमाने का बजट बनाने का तरीका तो बेकार ही है, नेगेटिव है। उसके कुछ रीजन है, कुछ कमियां हैं उसके अंदर। कमी नंबर 1, नॉट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू चेंज इन मार्केट। आपने बोला इस साल 110 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, अब मार्केट में कोरोना है कि नहीं है, इससे आपने बजट को चेंज नहीं किया। आपने बोला नहीं, बजट तो वही रहेगा, गलत तरीका। नॉट कंसीडर एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रिसेशन इन मार्केट। पिछले साल आपने इतना कमाया था, बात समझ में आती है, लेकिन मार्केट में इस साल तो रिसेशन है। आप कैसे बोल सकते हो कि पिछले साल में इतना कमाया, साल इतना कमाओ? अरे मार्केट में कस्टमर है ही नहीं, क्या करेंगे आप? अगला पॉइंट, नॉट कंसीडर इंप्रूवमेंट इन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सच एज कस्टमर एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी कमी यह है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस में अगर इंप्रूवमेंट आता है ना, तो उसको ये इंप्रूवमेंट नहीं मानता, ये कहता है बस प्रॉफिट में आना चाहिए इंप्रूवमेंट। कमी नंबर 4, इसके अंदर हम ऑपरेशनल स्टाफ को अथॉरिटी नहीं देते, सब डिसीजन सेंट्रलाइज होते हैं। अगला पॉइंट, नो फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ, ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट ग्रोथ। देखो, बिजनेस ग्रो करना, प्रॉफिट ग्रो करना अलग अलग बातें हैं। प्रॉफिट ग्रो करने के लिए आप एट प्रेजेंट कुछ भी कर सकते हो, डिस्काउंट दे दो, कुछ भी कर लो, डिस्काउंट दे दो, ह्यूज मार्केटिंग कर दो, बट बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी बिजनेस ग्रो करेगा। वरना टेम्परेरी तरीके से प्रॉफिट तो ग्रो कर सकता है, बट वो टेम्परेरी ही रहेगा।
तो ट्रेडिशनल वाला क्या करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे करता है फोकस, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए जी। तो ये सारी कमियां हैं जिनको आप एग्जाम में इलैबोरेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। रिक्वायरमेंट नंबर 2, एक्सप्लेन द फिलॉसफी ग्रोथ बेस्ड बजट। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये बियॉन्ड बजटिंग की बात कर रहा है। ग्रोथ बेस्ड बोले तो कितना % ग्रो करना ये बताओ, नंबर में नहीं बताओ। इसके कुछ फीचर्स हैं, डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटिव वे ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस। डिसीजन लेने का अधिकार सबको मिलता है, थोड़ा थोड़ा सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। अगला पॉइंट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्विकली अडेप्ट चेंजिंग मार्केट सिनेरियो। अगर कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया तो आपको भी कम करना पड़ेगा, बट सोच लो पहले कम करना फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। अगला पॉइंट है ये मेन फोकस करता है कस्टमर के ऊपर, यानी कि कस्टमर के एक्सपीरियंस में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, बिजनेस ग्रो करेगा। सब करो, बिजनेस ग्रो करेगा। तो इट इज द कस्टमर हु अल्टीमेटली ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होता, ऐड करने से कुछ नहीं होता, प्राइस कम करने से कुछ नहीं होता। फर्क पड़ता है प्रोडक्ट में दी गई क्वालिटी से। क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर को अच्छा लगेगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय मोरल इज ऑल्सो बूस्टेड ड्यू टू मंथली रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन स्कीम। एम्प्लॉयज के लिए तालियां बजा दो, उसकी की गई बातों के लिए सम्मानित कर दो, 4 लोगों के बीच में बोल दो, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहां पर केस स्टडी नंबर 18 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं केस स्टडी नंबर 19, पेज नंबर 13.78 पे आ जाओ। 13.78 क्या पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन छोटा सा है, 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ HAL's करंट कंट्रोल सिस्टम। करंट कंट्रोल सिस्टम से आपको लग सकता है कि ये बजटरी कंट्रोल की बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। रिकमेंड 4 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विच कुड असिस्ट इन अचीविंग फ्यूचर सक्सेस। अगला पॉइंट, advise HAL about the changes it could implement in its standard costing and reporting system। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में आगे क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में जो ये करंट कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा है ना, ये भी विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेस पे सॉल्व की जाएंगी। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करेक्ट मैंने यहां पे लिख दिया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया, स्टडी मेट में दिया गया है, एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कंपनी का नाम है HAL, हाल कह लो, है ना। इज ए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, इंस्टॉलर ऑफ स्प्लिट AC। ये कंपनी क्या बना के बेचती है? AC। गर्मी का वक्त है, गर्मी तो लगेगी। साल 2001 से ये कंपनी बनाकर बेच रही है, इंस्टॉल भी करवाती है। इसके 2 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है समर, दूसरे का नाम है समर कूल। नाम तो आपकी मर्जी है, राम श्याम घनश्याम जो मर्जी रख लो। पहला प्रोडक्ट है समर AC, ध्यान देना जरा, समर AC ये पुराना प्रोडक्ट है। और एक है समर कूल, ये नया लॉन्च किया 2016 के अंदर। ध्यान से पढ़ना, पुराना वाला जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बहुत ज्यादा है, यानी समर की सेल बहुत ज्यादा है। लिमिटेड डिग्री ऑफ कस्टमर चॉइस, कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं चूज करने के। प्रॉफिट मार्जिन लो है, सेल ज्यादा बट मार्जिन कम। अगला पॉइंट, मंथली वेरिएंस की रिपोर्टिंग होती है, मंथली। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन 3 वेरिएंस पर रिपोर्टिंग होती है। आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए, सर डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस पे रिपोर्टिंग नहीं होती क्या? इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। आपके मन में तुरंत आना चाहिए, सर ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे रिपोर्टिंग नहीं होती क्या? इसके बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। नहीं होती होगी फिर। 20 टीम है इस AC को बेचने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, और एक टीम का काम है एक AC इंस्टॉल करना साल में 350 दिन। मतलब एक टीम पूरे साल में 350 AC इंस्टॉल करती है, 350। आपने घर में जब AC लगवाया होगा तो ध्यान देना 2-3 लोग आए होंगे इंस्टॉल करने के लिए, एक मेन मिस्त्री, एक सबॉर्डिनेट कोई लड़का टाइप, हेल्पर। इसको क्या बोला कंपनी ने? टीम। इस टीम को क्या मिलता है? बेसिक वेजेस प्लस बोनस। इंस्टॉल करने में कुछ बोनस भी मिलता है इनको। 1 माइनर कंप्लेंट फॉर ईच समर AC इंस्टॉल्ड। यह हर बार ऐसा होता है कि जब भी ये AC इंस्टॉल करके आते हैं, छोटी मोटी कंप्लेंट तो कस्टमर की तरफ से आती ही है। जैसे AC हमारा टेढ़ा लगा दिया, पानी चू रहा है, वायर लूज छोड़ गए,
है ना, आउटडोर का नट टाइट नहीं किया, छोटी मोटी कंप्लेंट। लेकिन 10% आती है मेजर कंप्लेंट। तो ये रिकॉर्ड है समर एसी वाले प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट नंबर 1, हाई सेल बट लो मार्जिन, लिमिटेड चॉइस बट कस्टमर सेटिस्फाइड सा लग रहा है, सिर्फ एक छोटी कंप्लेंट आती है यहां पर। हाँ, लेकिन 10% मेजर कंप्लेंट भी तो है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। अगला प्रोडक्ट है समर कूल। क्या नाम रखा? समर कूल। और ये एसी निकाले कंपनी ने सिर्फ किसके लिए? हाई लेवल कंपनीज के लिए, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जब एसी लगवाती है उनके लिए एसी निकाले गए। यहां पे हाई डिग्री ऑफ चॉइस है, यानी कि मल्टीपल वेरिएंट है। कौन सा मॉडल लोगे? हाई क्वालिटी मटेरियल एंड हाई क्वालिटी इंस्टॉलेशन। यहां पर 7 टीम है जो इस एसी को कंपनी में जाकर इंस्टॉल करती है। एक टीम पूरे साल में 240 एसी इंस्टॉल कर सकती है। यहां पर कोई बोनस नहीं मिलता टीम को, सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है। ध्यान देना, आज तक कंप्लेंट भी नहीं आई किसी कस्टमर से। कमाल की बात है ना। समर प्रोडक्ट के अंदर हम अपनी टीम को बोनस देते हैं तब भी कंप्लेंट आती है। यहां पर हम बोनस नहीं दे रहे तब भी एक भी कंप्लेंट नहीं आई। इसका मतलब है बोनस देने वाला तरीका यहां फेल हो रहा है। 6 मंथ मनी बैक गारंटी, और उसके अंदर 1% लोगों ने इसे क्लेम भी किया है। यहां पर हम गारंटी देते हैं कस्टमर को 6 महीने में, जब भी आपका दिल करे एसी वापस कर देना, पैसे ले जाना। ऑलवेज इन प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट कमाती थी, बट इस साल झटका लग गया इसको। प्रॉफिट कितना? 0.2%। सोचो, अगर पैसा सेविंग बैंक में भी रखा रहता तो 4% कमाते, एफडी में रख देते तो 6% कमाते, और ये कितना कमा रहे बेचारे? 0.2%, यानी 1% से भी कम है। झटका तो लगेगा ही। पूरे साल मेहनत करी, कस्टमर से बात करी, टेंशन मोल ली, एम्प्लॉयज को भेजा, एसी को बनाया, उसके बाद प्रॉफिट के नाम पर चिल्लर। समझ रहे हैं बात? तो यह है आपके क्वेश्चन का क्रक्स। रिक्वायरमेंट नंबर 1, इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ करंट कंट्रोल सिस्टम। बताओ जरा, करंट सिस्टम क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएंस निकालते हैं मंथली बेसिस पर। ये इनका करंट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं। कमी नंबर 1, मटीरियल यील्ड वेरिएंस निकालते कि नहीं निकालते? क्वेश्चन में बताया नहीं है। लेबर रेट वेरिएंस निकालते कि नहीं निकालते? क्वेश्चन ने बताया नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालते कि नहीं निकालते? क्वेश्चन ने बताया नहीं है। तो यह है कमी नंबर 1। कमी नंबर 2, क्वेश्चन के अंदर यह बताया ही नहीं गया कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि नहीं करते। इनका प्रॉफिट मार्जिन लो है, क्यों? इन्होंने प्राइस कम लिया। इन्होंने प्राइस कम लिया क्यों? कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं किया था। कितना खर्चा आता है आपका नहीं पता था आपको? अच्छा, तो गलती नंबर 2। गलती नंबर 3, वेरिएंस मंथली बेसिस पे निकालते हैं। अरे रियल टाइम बेसिस पे निकालो ना भाई, जमाना बदल गया है। आज जो गलती की, सॉल्यूशन आज ही होना चाहिए। चौथी बात, वो सिर्फ बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे निकालने की वेरिएंस को। अरे इंस्टॉलेशन पर भी तो निकालो। कंप्लेंट आती है, छोटी कंप्लेंट एक आती है माइनर कंप्लेंट, और 10% मेजर कंप्लेंट, उस पर आप वेरिएंस निकाल ही नहीं रहे हो। आप पकड़ ही नहीं रहे हो कौन सा बंदा गलती करके आता आपकी टीम में से। उसे पकड़ो ना, समझाओ उसको बिठाकर, वरना नमस्ते करो। तो ये चारों पॉइंट क्या बता रहे हैं कि इनका जो करंट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो गलत है, फेल हो गया है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिकमेंड 4 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विच कुड असिस्ट HAL इन अचीविंग फ्यूचर सक्सेस। यानी 4 ऐसी बातें बताओ जिस पर अगर ये कंपनी फोकस करे तो भविष्य में इसका बिजनेस ग्रो करेगा, इसको सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात, इस कंपनी को इंस्टॉलेशन की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। इंश्योर करो कि जब लड़के एसी को इंस्टॉल करके आते हैं तो छोटी मोटी कंप्लेंट भी ना आए, और अगर आती है तो आइडेंटिफाई करो कौन है वो जिसने ये गलती की। या तो वो काम करना नहीं चाहता या फिर वो काम करना नहीं जानता। अगर वो काम करना नहीं चाहता तो उसे नमस्ते कर दो, और अगर वो काम करना नहीं जानता तो उसे ट्रेनिंग दो, सिखा दो उसको, बात खत्म। तो यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दो। एसी इंस्टॉल करवाने के बाद कस्टमर से फीडबैक जरूर लो। कैसा चल रहा है एसी, बिजली का बिल कितना आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसे गाइड करो इस एसी को साफ कब करना है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में। इससे क्या होगा, कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ेगा और वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे दोस्तों को, रिलेटिव्स को रेफर करेगा। तो दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तीसरा है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। इंश्योर करो जो एसी आप बनाकर बेचते हो वो अच्छी कूलिंग करे और लंबा चले। जैसे बोलते हैं हिटैची का एसी सुना होगा आपने, हिटैची कंपनी है, उसके एसी की लाइफ बहुत ज्यादा है। कहते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। यानी अगर आपने कोई चीज सस्ती खरीदी है,
बार बार रोना पड़ेगा आपको। और कोशिश अगर आपने महंगी खरीदी है, एक बार रोना पड़ेगा, बस यार इतनी महंगी है, बस एक बार, उसके बाद आगे रोना नहीं पड़ेगा। और ये बात बोलते हैं हिटैची कंपनी के एसी के ऊपर भी, कहते हैं एक बार हिटैची कंपनी का एसी खरीद लो, महंगा तो आता है, लाइफ है 15 साल 12 साल, टनाटन चलता है, जबरदस्त कूलिंग करता है, कम खर्चा मांगता है। अगला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इंश्योर करो नए नए इनोवेशन करो। इनोवेशन में लोग क्या करते हैं, एसी के रिमोट को चेंज करते रहते हैं, कभी कोई बटन कभी कोई बटन कभी कोई बटन, कभी कोई मोड कभी कोई मोड, है ना। बाहर बारिश हो रही तो अलग मोड, बाहर धूप है तो अलग मोड, बाहर मौसम काला घना है बारिश हो रही तो अलग मोड। तो ऐसे कुछ इनोवेट करते रहो। रिक्वायरमेंट नंबर 3, advise HAL about the changes it could implement in its standard costing system to achieve improved control। इन्हें क्या चेंज करना चाहिए बता दो। तो लो भैया, वेरिएंस रिपोर्टिंग को इंप्रूव करो, बाकी वेरिएंस पर भी रिपोर्टिंग करवाओ और टाइम कम करो, वीकली बेसिस पर रिपोर्टिंग करवाओ। पॉइंट नंबर 2, पहला सजेशन। दूसरा, मॉडिफाई करो रिम्यूनरेशन पॉलिसी को। ध्यान दो, अगर आपके बोनस देने के बाद भी कंप्लेंट आती है और बोनस नहीं देने पे कंप्लेंट नहीं आती है, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के अंदर बोनस नहीं देना आपके लिए फायदेमंद है। देखो, इंप्लॉय को प्यार भी उतना ही करो जितना वो बर्दाश्त कर सके। इंप्लॉय की केयर भी उतनी करो जिससे वो निकम्मा ना बने। अगर इंप्लॉय की ज्यादा केयर कर दी तो वो निकम्मा बन जाएगा। उसे क्या लगेगा, ये कंपनी तो मेरे भरोसे है, मैं तो कंपनी का मालिक हूं। तो हर टेक्निक, हर बात सामने वाला किस प्रकार से ले रहा है और किस प्रकार से वो काम कर रही है, इस बात को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, अच्छे नंबर लेके आता है, दूसरे ने उसको देखा 8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, फेल हो गया। इसका मतलब है 8 घंटे पढ़ने की टेक्निक दूसरे वाले पर सफल नहीं हुई, पहले वाले पर सफल हो रही थी। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो काम आपने किया, जो डिसीजन आपने लिया है, इंप्लीमेंट किया है, उसका रिजल्ट आपके अनुसार है, आपके मन के अनुसार है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसी के साथ केस स्टडी नंबर 19 आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 19 के 19 केस स्टडी के क्वेश्चन हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए। टोटल 7 लेक्चर लगे, हर लेक्चर ऑन एन एवरेज 1 घंटे का था। डिटेल में डिस्कस किया, प्रॉपर आंसर को लिख के बताया, कैसे समझना है, कैसे पहुंचना है उस चैप्टर तक पूरा डिटेल में बताया, रिवर्स रीडिंग टेक्निक आपको सिखाई। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ही केस स्टडी का चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो नीचे वीडियो में कमेंट करें, लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी किसी और नई YouTube वीडियो सीरीज के अंदर। थैंक यू।